गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम 10 का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम कंसेप्ट्स क्लियर कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमें आगे इनका जो एप्लीकेशंस है, इनका जो क्वेश्चंस करने में हमें कठिनाई नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं वास्तव में होती क्या है? सभी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्लॉट किया जा सकता है। आइए और विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं इनका हम यूज़ करते हैं, तो अलग अलग कैटेगरिकली समझने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, गिनती की संख्याएं। इनका प्रयोग हम नॉर्मली काउंट करने में करते हैं। शुरुआत में भी हमें काउंटिंग नंबर्स ही सिखाए जाते हैं, 1 2 3। तो ये 1 2 3 वाली संख्याएं हमारी काउंटिंग नंबर्स या प्राकृतिक संख्या एंड इक्वल 1 2 3 एंड सो। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं के साथ साथ जीरो भी इसमें शामिल रहता है। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाती हैं। तो आइए इनको हम टर्म से रिप्रेजेंट करके 0 1 2 3 पूर्णांक समझने का प्रयास करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वे संख्याएं होती हैं जिसमें नेगेटिव ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, जीरो तथा धनात्मक पूर्ण संख्याएं शामिल रहती हैं। यानी अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें तो जेड इक्वल माइनस की लेफ्ट साइड में माइनस की संख्या रहेगी, -3 हो सकता है, -2 -1 0, इधर प्लस के होंगे 1 2 3 4। इस तरह से हम पूर्णांकों को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब इन पूर्णांकों के बीच जब हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो इन पूर्णांकों के बीच में भी असंख्य, अनगिनत, इन्फिनिट नंबर्स उसमें समाहित रहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम कई बार भिन्न संख्या भी कहते हैं, भिन्न के रूप में ये उपस्थित रहती हैं। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, R इक्वल P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। आइए इसको इस तरह से R इक्वल P अपॉन Q वेयर Q should not be equal to 0 where P and Q are integers। यानी R बराबर P बटे Q, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ P और Q पूर्णांक है, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्या के अलावा हमारी और भी संख्याएं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनको इरेशनल नंबर कहते हैं। वास्तव में अपरिमेय संख्याएं हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में इनको नहीं लिखा जा सकता। इनको P अपॉन Q के रूप में इनको रिप्रेजेंट करना संभव नहीं होता है। ऐसी संख्याएं हमारी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या इसको हम रूट P के रूप में लिख पाते हैं, जहाँ P शुड बी इक्वल टू 0, जहाँ P एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर है। इसको हम भी कर सकते हैं I that should not be equal to in the form of P upon Q where Q is not equal to 0
इसको हम क्यों लिखते हैं आई इक्वल ऑफ पी, पी इज इक्वल ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल, पी शुड बी ग्रेटर देन 0, जहां पी एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहूँ बहुत सारी संख्याओं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनके बीच में भी बहुत सारे 1 और 4 के बीच में संख्या है हमारी 2, 3, 4 और 9 के बीच में भी 5, 6, 7, ये इनका जो स्क्वायर रूट है, इन संख्याओं का स्क्वायर रूट, ये हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। हालांकि इनको भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये अपरिमेय और परिमेय संख्याओं में सभी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक सभी समाहित रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार से अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं का समूह ही हमारी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहलाता है। इसको आगे टॉपिक लेते हैं संख्या रेखा तथा वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। संख्या रेखा को हम शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस में लाते हैं। संख्या रेखा इसका x डैश इसका y 0 और इसका मूल बिंदु लेते हैं। इस जीव के लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्या होती है पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी नेगेटिव संख्या होती हैं। राइट साइड में धनात्मक संख्याएं, उसके लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं। ये फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकते हैं। इसमें कोई भी बिंदु और कोई भी जो बिंदु होता है रेखा पर वो एक यूनिक होता है, एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये परिमेय संख्याओं में ये लागू नहीं होता, क्योंकि एक ही परिमेय संख्या को कई रूपों में लिखा जा सकता है। जैसे देखो 2y3 को 4y6 भी लिखा जा सकता है एक ही संख्या को। इसलिए ये बाकी संख्याओं के साथ ये यूनिक एक रिलेशन रहता है संख्या रेखा पर रेखाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद हम ये जो वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया है, ऑपरेशंस, तो हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे बहुत सारे गणनाओं में बहुत सारी संक्रियाएं, जैसे जोड़, इसको एडिशन, घटाया, सब्ट्रैक्शन, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिवीजन, ये संक्रियाएं सभी वास्तविक रेखाओं पर संभव रहती है। वास्तविक संख्याओं पर ये जो संक्रियाएं हैं ये संभव है या की जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे समझिए प्रमेय का, लेमा, नया टर्म आया है ये लेमा, प्रमेय का। तो इंग्लिश में लेमा,
think it is a new word to all of you. प्रमेय का प्रमेय का वास्तव में एक स्वयं सिद्ध कथन होता है, प्रोवन स्टेटमेंट, एंड दैट इज यूज्ड टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। यानी प्रमेय का एक प्रकार का स्वयं सिद्ध कथन है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोग होता है इसका, या इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक और टर्म है एल्गोरिथम। इसको भी थोड़ा सा समझिए, इस वर्ड, इसकी टर्मिनोलॉजी, इसका मीनिंग समझिए क्या है। एल्गोरिथम वास्तव में किसी भी समस्या या प्रश्न को हल करने की चरण, किसी भी समस्या को हल करने के चरण, steps to you solve the problem is known as the algorithm। आगे हम एक नए चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे, एक नई, जिसको आप पहली बार देखेंगे, और ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। Euclid's division lemma। एक नया टर्म्स हैं, ऐसा लगता है कोई एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपके सामने, लेकिन वास्तव में विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वास्तव में एक नया नहीं है, बल्कि हमारे जो बहुत पहले से हम जो भाग की जो एक प्रक्रिया है, या जो भाग की एक संक्रिया है, उसको करते आए, एक लॉन्ग वे से करते आए, उसको शॉर्ट में लिखने का एक दूसरा तरीका है। और इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याओं का अस्तित्व है जिसमें ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज greater or equal to 0, less than 2। For two positive integers a and b, there exist unique q and r which are also positive integers which fulfill the condition r is greater than 0 but less than b। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है।
इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो अब देखेंगे, अगर हम दो संख्याएं लेते हैं a और b, अगर b से इसी संख्या को भाग देता हूँ, v सपोज हियर v से a को भाग देता हूँ, अब देखेंगे यहाँ अगर कोई संख्या आती है इसके बाद हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर आर इसको शेष फल इसको, और यहाँ हमारा क्वेश्चन इसको कहते हैं भागफल। ये हमारी एक विधि रहती है किसी भी दो संख्याओं के बीच भाग करने का। तो वास्तव में अगर हम b और q इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और r को जोड़ दें तो ये a के बराबर आ जाता है। यही हमारा इसमें इस जो प्रारूप हो या इस रूप को हमने इस रूप में लिखने का प्रयास किया। हमेशा आप ये भी देखेंगे कि r का मान हमेशा ही जो b है यानी जो आपका भाजक है, डिवाइजर है, उससे हमेशा कम होता है। अगर मैं यहाँ पर इनको नाम भी दे दूँ, b हमारा क्या है, भाजक है, इसको हम डिवाइजर, इंग्लिश में इसको डिवाइजर। ए हमारा क्या है, भाज्य, इसको हम डिविडेंड। क्यू हमारा क्या है, भागफल, इसको क्वेश्चन। आर हमारा क्या है, शेषफल, इंग्लिश में यहाँ पर भी यही होता है। अगर हम b और q यानी भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो वो डिविडेंड के इक्वल। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं a मीन्स व्हाट, डिविडेंड, या इसको हम कह सकते हैं हिंदी में भाज्य, भाज्य इक्वल भाजक मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट यानी भागफल प्लस आर शेषफल। इसमें इसको ये भी कह सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस। तो वास्तव में हम देखते हैं कि ये भाग का ही एक दूसरा रूप है, उसका एक प्रारूप है। इस तरह से हम इसको अगले जब हम क्वेश्चन भी इससे करेंगे तो हम पाएंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करता है। और ये Q और R हमेशा इसके लिए यूनिक नंबर ही रहता है। जैसे मैं अगर डिजिट लेकर के भी मैं इसको अगर और क्लैरिफाई करूं तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या हम A हमने ले लिया माने 29 से एंड V suppose 7। नाउ क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं 29 को, तो 7 हो जाए 28, यानी हमारा Q क्या आ जाएगा,
एंड रिमाइंडर क्या रहेगा 1, यानी क्यू का 4 के अलावा और आर का मान 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये यूनिक है, अद्वितीय है, इसलिए इसमें अद्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। और भी बहुत सारे उदाहरण लेकर के हम ये समझ सकते हैं कि ये क्यू और आर का मान केवल और केवल एक ही हो सकता है, दूसरे मान उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसी पर आधारित हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ठीक से यहाँ पर समझ करके बाकी आगे भी इनका जो अनुप्रयोग होगा, इनका जो प्रयोग होगा हम क्वेश्चन के रूप में करेंगे, तो और ज़्यादा इसको क्लैरिफिकेशन के साथ हम इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा और जो इम्पोर्टेंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम EDA कहते हैं। तो आइए इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शॉर्ट में EDA यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक्चुअली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं के HCF को ज्ञात करने की एक चरणबद्ध विधि है, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए स्टेप वाइज तरीके से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। आइए इनको दो संख्याओं के रूप में एक जनरल फॉर्म में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो का जो डिजिट्स है, अंकों के साथ, धनात्मक अंकों के साथ दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना सीखेंगे और उससे और ज़्यादा हमारा ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मान लेते हैं कि हम दो धनात्मक पूर्णांक CD हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हैं और इसमें हमारे C इज ग्रेटर देन D है और हमें इसमें CD का HCF ज्ञात करना है। तो स्टेप वन यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे और हम इसको उस रूप में लेंगे C इक्वल DQ प्लस R where R is greater or equal to 0 but less than D। ओके, यानी C इक्वल DQ प्लस R where R is greater or equal to 0 but less than D। ये हमारा पहला स्टेप। अब इसमें हम यहाँ देखेंगे we have to observe what's the value of R, the value of R, because it may be 0, maybe 1, maybe 2 or less than D। so if इस केस में यहाँ पर R का मान if R इक्वल 0 आ जाता है
अगर फर्स्ट स्टेप में यानी प्रथम चरण में r का मान रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाता है तो d यहाँ ये क्या है, एक तरह से इसका d क्या है, यहाँ पर भाजक है, वही हमारा HCF होगा, वही हमारा HCF होगा फर्स्ट स्टेप। अगर ऐसा नहीं होता एंड दूसरे कंडीशन होता और मे बी और r may not be equal to 0 तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, स्टेप सेकंड पे जाएंगे और उसके लिए हम d यानी ये हमारा यहाँ जो था, ये जो यहाँ भाजक था यह भाज्य हो जाएगा और यहाँ जो शेषफल था वो हमारा भाजक बन जाएगा। और इसके साथ कोई d जो हमारा यहाँ पर ये d हमारा यहाँ पर भाज्य होगा और r हमारा भाजक बन जाएगा। और फिर उसके लिए हम फिर उसका आगे रिमाइंडर देखेंगे कि उसका क्या अगला जो शेषफल है वो क्या 0 आता है या नहीं आता, फिर वही दोहराएंगे हम। अगर ये तब तक चरण आगे चलते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल यानी r का मान 0 नहीं आ जाता, और जिस चरण पर जिस स्टेप पर r का मान 0 आ जाता है वहाँ पर उस स्टेप में जो भाजक प्रयुक्त हुआ है, भाजक का मान ही दोनों संख्याओं यानी दोनों दी हुई संख्याओं का HCF होता है। इस तरह से हम और इसको जब हम संख्याएं लेंगे और इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे तो और ज़्यादा इसको हम एक क्लियर तरीके से समझ पाएंगे और इन कंसेप्ट्स को उनके साथ इंटरलिंक करते हुए और इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम ले आएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।